राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है। धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी माहौल में ढल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 41 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जिनमें से कईयों का विरोध चल रहा है तो कई जगह जाति के आधार पर जातियों को साधने के लिए टिकट दिया गया है। जिस सीट पर जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा है, उसी सीट पर उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देकर पार्टियां अपने पारी में वोट लेना चाहती है। जिस प्रकार पिछले दिनों सभी जातियों ने लगभग लगभग अपना महाकुंभ, महापंचायत और महासंगम कर लिया है। अब इसे महाकुंभ या महासंगम कहे या अपनी जाति का शक्ति प्रदर्शन, ये केवल और केवल चुनावी माहौल को देखते हुए किया गया कार्यक्रम माना जा रहा है। जयपुर में अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत अगर किसी की हुई है तो ब्राह्मण महापंचायत को माना जाता है, जिसमें करीब 8 से 10 लाख ब्राह्मणों ने आकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। जिसमें ब्राह्मण समाज के मांगों को जोर शोर से उठाया गया था और ब्राह्मणों को दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा 30-30 टिकट देने की मांग की गई थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने तो ब्राह्मणों की मांग को मुख्यमंत्री तक बढ़ा दिया था। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा ब्राह्मणों की किन किन मांगों को पूरा किया जाता है और ब्राह्मण समाज आने वाले समय में किस पार्टी के साथ जाएगा। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। आज के इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान पंडित दिनेश राणेजा जी। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है आपके अपने चैनल जेडीपी न्यूज पर। बहुत सर, बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपके सभी। आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि ब्राह्मण समाज द्वारा पिछले दिनों दोनों ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा 30-30 टिकट की मांग की गई थी। अगर पार्टियां 30-30 टिकट नहीं देती है तो आपका क्या जवाब रहेगा? जी देखिए सूरज जी, पार्टी ने अगर हमारे ब्राह्मण समाज ने 30-30 टिकट की अगर मांग की है तो कोई नाजायज मांग है नहीं। हमें राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी वोटर जाति कहा जाता है, दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक कहा जाता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये भी बात एक मिथ्या है, ये सवाल भी एक मिथ्या है, क्योंकि राजस्थान में ब्राह्मण समाज दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक नहीं है, बल्कि पहला सबसे बड़ा वोट बैंक है। कारण ये रहा कि ब्राह्मण समाज सदियों से परजीवी रहा है, पर दूसरों को उपकार करने में परोपकारी रहा है, अपना कभी हित साधने का प्रयास नहीं किया है, अपने अपने लिए साधन संपन्न मांगने की कभी कवायद नहीं की है। चाहे हम लोग आरक्षण के तौर पे हमने देखा है कि हमारे समाज ने सदैव संपूर्ण आरक्षण के खात्मे की बात की है, न कि हमें अलग से कुछ चाहिए था या हमने अलग से अपने लिए कभी किसी रिजर्वेशन की या हमें अपने किसी प्रकार के सहायता की मांग को हमने नहीं रखा है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण समाज सदैव अपने भुजबल पर, अपने श्रम पर, अपने आप पर विश्वास करते ही हमेशा जीवन यापन करता है और वो हमेशा स्वजीवी होता है, हमेशा अपने अपने कार्यों को आगे लेकर वो हमेशा चलता रहा है। तो हमने अगर ये मांग की है, हमने 30-30 विधायक की मांग की है या और कहीं कोई मांग की है, तो आज के जो ये जातिगत जो आंकड़े चल रहे हैं, जैसे कि आपने अभी अपने खुद के ही वक्तव्य में कहा था कि ये महापंचायतें जो हो रही है वो सामाजिक कल्याण के लिए हो रही है या अपनी अपनी जाति का दम्भ दिखाने के लिए, और ये हो भी रहा है। पिछले काफी सालों से ब्राह्मण समाज को आपने भी ध्यान दिया होगा, न्यूज चैनल में आपके भी खबरें चलती रहती है, कभी तुलसीदास जी को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण थे, उनके ग्रंथ को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण थे। उसके अलावा जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में वहां ब्राह्मण भगाओ देश बचाओ जैसे नारे लगाए जाते हैं, वहां नारे लगाए जाते हैं कि ब्राह्मण को विदेशी भगाया जाता है। कई सारे मंत्रियों ने सार्वजनिक मंचों से इस आवाज को उठाया है और इस आवाज को वो बोलते आए हैं कि ब्राह्मणों को भगाया जाए। अब आप सोच के देखिए कि एक वो जाति नहीं, एक वो वर्ण, मैं वर्ण इसलिए काम में ले रहा हूं, बाकी तो सारी जातियां हो चुकी है, बाकी सारी जातियां बन चुकी है, लेकिन ब्राह्मण अभी भी अपने वर्ण पर स्थापित है। आज भी जो ब्राह्मण वर्ण में आता है वो अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, चाहे वो जांगड़ा ब्राह्मण समाज हो जो आज भी सुधार कार्य करता है, आज भी वो अपने पौराणिक कामों से जुड़ा हुआ है, आज भी अपने धरातल से जुड़ा हुआ है। गर्ग ब्राह्मण है, चाहे दूसरे जितनी भी ब्राह्मण जातियां जिन्हें ब्राह्मण समझा भी नहीं जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कर्म पे निश्चित तौर पर लगातार चलायमान है और वो चलते जा रहे हैं। आज भी ब्राह्मण अपने
अपने आज भी ब्राह्मण परोपकारी है, और आज 30 टिकट मांगने की बात ये हो जाती है कि एक इतना बड़ा, जहां 200 विधानसभाएं हैं वहां, और सबसे बड़ा वोट बैंक, दूसरा हमारा जो भावनात्मक जो व्यवहार रहा है, हमेशा हमने सदैव राष्ट्र के विकास की बात की है, हमने सदैव राज्य के विकास की बात की है, हमने सदैव प्राणी मात्र के विकास की बात की है। तो इस वजह से भी ये जरूरी हो जाता है कि जहां 170 टिकट अगर जातीय आधार पर बांटे जाए, वहां 30 टिकट तो कम से कम इस प्रकार के मिलने चाहिए, 30 से 40 तो इस प्रकार के टिकट दिए जाने चाहिए जो इन जातिगत विचारधारा से ऊपर उठकर राज्य के विकास की बात करें, प्राणी मात्र के विकास की बात करें, और राजस्थान को लेकर आगे चले। आज राजस्थान की हम लोग स्थिति देख रहे हैं, आज ब्राह्मणों को मैदान में उतरने की जरूरत नहीं थी। पिछले 75 सालों से हम लोग देख रहे हैं, देश की आजादी के बाद राजस्थान ने क्या पाया? राजस्थान ने पाया, जगह जगह से रेलगाड़ियां निकली, जगह जगह से हमारे युवा उन रेलगाड़ियों में बैठकर ना वो शिक्षा पूर्ण कर पाते हैं, उन रेलगाड़ियों में बैठकर अपने अपने रोजगार की योजनाओं के लिए, हमें ये कहावत कही जाती है कि राजस्थान जहां ना पहुंचे मारवाड़ी वहां पहुंचे, जहां ना पहुंचे हाथ गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। आप सोच के देखिए, क्या ये कहावत जो है, क्या ये कहावत हमारे यथार्थ को चित्रित करती है? ये हमारे लिए एक अभिशाप होना चाहिए, जहां ना पहुंचे मालगाड़ी, जहां ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियों में। आज सोच के देखिए, उस कहावत को अगर हम प्रतिपादित करने का काम करते हैं, तो जहां ना पहुंचे, जहां हाथ गाड़ी नहीं पहुंचती, वहां वहां इस मारवाड़ी को, इस राजस्थान के व्यक्ति को, इस राजस्थान के युवाओं को वहां पहुंचना पड़ रहा है। जहां गाड़ी नहीं पहुंचती, वहां पहुंचकर अपनी आजीविका को पाने की लालसा में, अपने व्यापार को पाने की लालसा में उसे वहां जाना पड़ रहा है। ये कितना कष्ट भरा होगा। हम भी बाहर गए थे, हम भी अपने व्यवसाय के लिए, जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर बाहर जाता है, अपने कुटुंब को छोड़कर बाहर जाता है, अपने, और वो बाहर इसलिए नहीं जा रहा कि उसे कुछ अलग मिलेगा, इसलिए जा रहा है वो वहां क्योंकि राजस्थान में रोजगार नहीं है, राजस्थान में रोजगार के साधन नहीं है, राजस्थान में नेताओं को जो टिकट बांटे जा रहे हैं वो जातिगत आधार पर बांटे जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, क्या ये जाति की राजनीति हमारे राजस्थान का उद्धार कर रही है? क्या राजस्थान की क्या यह राजनीति जो जातिगत राजनीति चल रही है, क्या राजस्थान के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में कोई योगदान दे रही है? नहीं दे रही है। आज हमारा युवा भटक चुका है जातिगत राजनीति में। आज हमारा युवा जो व्यसन से, जो नशे से बहुत दूर रहता था, आज वो भी व्यसन में घुस चुका है। तो कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति चल रही है, और कहते हैं कि जहर को जहर ही तोड़ता है। तो अब ब्राह्मण समाज ने भी ये निर्णय लिया है कि अगर जाति की राजनीति करने से ही अगर समाज का भला होता है, अगर सबका भला होता है, एक बार उनकी धुन में धुन लगाकर देखते हैं, एक बार उनके सुर में सुर लगाकर देखते हैं। एक बार जैसे दूसरी जातियां अपने जाति के लिए दंभ भरती है, वैसे अगर ब्राह्मण समाज भी उन्हीं के सुर में सुर लगाकर देखे, दिखाए तो सही जातिवाद होता क्या है। अब अगर ब्राह्मण समाज ने अपने लिए अगर कुछ मांगा है, तो अब अगर दूसरी जातियों का अगर पेट में मरोड़ उठती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मरोड़ इसे जातिगत, सबसे पहली बात तो मैंने पहले ही कह दिया था, इसे ना तो जातिगत माना जाए और ना ही इसे ये माना जाए कि हम किसी को अपना शौर्य देखिए दिखाने का। ब्राह्मण समाज को कहीं भी अपने शौर्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है, जो खरा सोना होता है ना, उसको अपना दम दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। सदियों से, कालांतर से, जहां से आप वेद उठाइए, वेदांत उठाइए, आप हमारे पुराण उठाइए, आप हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम उठाइए, आज जहां भी देखेंगे, जहां भी परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन की धारा में ब्राह्मण समाज ने सदैव अपनी अग्रिम भूमिका निभाई है, और हमेशा से निभाता आया है, और आगे भी निभाता रहेगा। ये तय है। दिनेश जी, आने वाले समय में ब्राह्मण समाज किस पार्टी के साथ जाएगा? क्योंकि आप तो दोनों ही पार्टियों से टिकट मांग रहे हो, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावेदारों को मैदान में उतारेगी। सूरज जी, ब्राह्मण समाज सिर्फ धर्म के साथ है। हम राजनीतिक दलों से किसी भी प्रकार का ना तो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, ना ही किसी राजनीतिक। देखिए, ब्राह्मण एक स्वतंत्र विचारधारा है, मैंने शुरू से कहा था, ब्राह्मण एक स्वतंत्र विचारधारा है, ये किसी की पार्टी की विचारधारा में नहीं चलता है। अगर दोनों ही पार्टियां में टिकट बराबर बराबर बांटती है, तो ब्राह्मण समाज दोनों पार्टियों के साथ जाएगा, धर्म के साथ रहेगा, अधर्म के खिलाफ रहेगा। कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, अगर वो अधर्म की बात करेगी, धर्म का जहां हनन होगा, वहां ब्राह्मण आपको आपके विरुद्ध खड़ा मिलेगा। आप धर्म की बात करेंगे, आप न्याय की बात करेंगे, आप सामाजिक उत्थान की बात करेंगे, ब्राह्मण आपको साथ मिलेगा। ये मैं अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से आपको परमानेंट लिखकर गारंटी दे सकता हूं। अपने समाज की तरफ से मैं ये बात कह सकता हूं।
बात चाहे जी समाज की हो और ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण ब्राह्मण मंत्री कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं, चाहे विप्र कल्याण बोर्ड हो, चाहे हाल ही में दिए गए पुजारी कल्याण बोर्ड हो, ये सब कांग्रेस की ओर से दिया गया है। पर फिर भी आपके समाज का रुझान कहीं ना कहीं एक जो झुकाव होता है वो भाजपा की तरफ दिखता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए सूरज जी, बात ऐसी है कि कांग्रेस की तरफ हमारा कोई विशेष, ना तो कांग्रेस की तरफ हमारा झुकाव, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्राह्मण समाज सदैव धर्म की उपासना करने वाला व्यक्ति रहा है। और ऐसी बात नहीं है, अगर राजनीतिक दलों में कांग्रेस अगर हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारे विचारों को समझते हैं, और अगर हमें टिकट बांटते हैं, तो हम लोग कांग्रेस के साथ ही भी हम लोग, देखिए, दोनों ही जगह हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अभी नया दल है, लेकिन इससे पहले का अगर दल माना जाए तो कांग्रेस इससे पहले का दल भी था। हम लोग कांग्रेस में सदैव से रहे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसी क्रियाएं हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जिससे ब्राह्मण जो है वो उन दो तीन छोड़ दिया जाए। समाज उन दो चार चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण समाज कभी भी कांग्रेस के खिलाफत भी नहीं है, और कभी हम लोग किसी पार्टी की खिलाफत करते ही नहीं है। हम लोग तो देखिए, सीधी सीधी बात है, धर्म की बात करने वाले लोग हैं। धर्म की उपासना, सदा सनातन धर्म की हम लोग रक्षा करते आए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। जो सनातन धर्म के विरुद्ध बात करेगा वो हमारा हम उसके दुश्मन नहीं है, हम उसके कोई विरोधी नहीं है, ये मान के चलिए। हम लोग वैचारिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, बात रख सकते हैं अपनी, लेकिन कभी भी ना हम बीजेपी के दुश्मन रहे, ना हम कांग्रेस के दुश्मन रहे, ना ही हम बीजेपी के दोस्त हैं, ना ही हम बीजेपी के कांग्रेस के दोस्त हैं। हम तो सिर्फ धर्म की उपासना करने वाले लोग हैं। अगर हमें लुभाना है तो सीधी सीधी बात है, आप धार्मिक रहिए, धार्मिक बने रहिए, न्याय के पथ पर रहिए, उन्नति की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, हम आपके साथ भी हो लेंगे। तो दोनों ही राजनीतिक दलों से यही बात है, आप धर्म की बात करते रहिए, सामाजिक कल्याण की बात करते रहिए, और ब्राह्मण समाज किसी की बापोती नहीं है, किसी का बंधा हुआ मजदूर नहीं है। हम लोगों ने स्वतंत्रता, हमेशा स्वतंत्र वैचारिक स्वतंत्र जो विचार है, हमने सदैव उनकी उपासना की है। ब्राह्मण समाज ने सदैव स्वतंत्र विचारों की उपासना की है। ब्राह्मण किसी भी पार्टी के ना तो साथ है, ना किसी पार्टी के विरुद्ध है। जो धर्म की बात करेगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ है। दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि कई तरह की महापंचायत और महाकुंभ होते हैं। आपके समाज की ओर से भी ब्राह्मण महापंचायत व ब्राह्मण महासंगम किया गया है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि इन दोनों ही बड़े कार्यक्रमों के बाद क्या बदलाव देखने को मिला और आने वाले समय में इनसे क्या बदलाव होगा? देखिए, बदलाव तो सिर्फ ये मान के चलिए, सिर्फ राजनीतिक दलों को जरूर कुछ बदलाव देखने को मिला है, राजनीतिक दलों में जरूर कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे समाज का किसी कोई विशिष्ट प्रकार का कोई फायदा हुआ है। क्योंकि जो मुद्दे सामाजिक थे वो गौण हो गए, और जो मुद्दे राजनीतिक थे वो जोर पकड़ गए। तो ब्राह्मण महापंचायत कहो, ब्राह्मण महासंगम में तो फिर भी हमने मुद्दे उठाए थे, मुद्दे उठे भी थे, काफी लोगों को मौका दिया गया था, समाज की बातों को रखने का मौका दिया गया था। लेकिन जो ब्राह्मण महापंचायत हुई, जिसमें एक आस लेकर जो समाज का युवा जाता है, आज समाज का युवा काफी समय से पीड़ित था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे तुलसीदास जी पे आवाज उठाई जाती है, लगातार ब्राह्मणों को गरियाया जाता है, बिना बात के ब्राह्मणों को सदैव टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। सनातन धर्म को मिटाने वाले भी हमारे दुश्मन है, कई विरोधी विरोधी दल के जो नेता हैं, उनको भी पता नहीं क्या सूझती है, वो उठ के सीधे ब्राह्मण समाज के ऊपर खड़े हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि वो अपने अपने जातिगत वोटों को साध लेंगे इससे। तो कहीं ना कहीं जातिगत वोटों को साधने के चक्कर में हमेशा ब्राह्मण समाज सभी के मुंह पे आता गया है। लेकिन वो जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को 19 मार्च ब्राह्मण महापंचायत में हर एक युवा निकालने के लिए पहुंचा था। लेकिन दुर्भाग्य से पूरा का पूरा जो ब्राह्मण महापंचायत थी, वो एक राजनीतिक दल का विशेष प्रोग्राम बनकर रह गया, और जो समाज के युवा जिस पीड़ा को लेकर अपने वहां पहुंचे थे, वो पीड़ा पीड़ा पूर्ण नहीं हुई। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का युवा जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। कई लोगों ने कई सारे प्रतिज्ञाएं ली थी, कई सारे बड़े बड़े वादे किए थे, आज वो भी धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी महापंचायतें होनी चाहिए, लेकिन समाज के युवाओं को भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस वजह से जिन चीजों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्या वो भी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा मेरे मन में भी ठेस रही है, क्योंकि